ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शंस देखते हैं इनके। तो मेटाबॉलिक एक्शन सबसे पहले देख रहे हैं हम। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, कैल्शियम, इन पे कैसे वर्क करता है। तो कार्बोहाइड्रेट में आप देखो कि हिपैटिक ग्लाइकोजन सिंथेस की एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, इसके कारण ग्लाइकोजन डिपोजिशन होगा। और ग्लूकोनियोजेंसिस कराता है, इंक्रीज कर देता है, तो ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा। अब आप बोलोगे ग्लाइकोजन भी बन रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो भाई ग्लाइकोजन जो है वो दूसरे तरीके से बन रहा है, ग्लूकोनियोजेंसिस अदर जो सबस्ट्रेट होते हैं, अमीनो एसिड वगैरह, इनसे बन रहा है, ठीक है। तो ये एक हो गया। फिर पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन डिक्रीज कर देता है, मतलब जो पेरिफेरल टिश्यू होते हैं वो ग्लूकोज का अपटेक नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसके कारण सेलुलर स्टार्वेशन होती है। अब आप देखो कि पेरिफेरल टिश्यू ग्लूकोज नहीं यूज कर पा रहे, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है और हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है क्योंकि ये ग्लूकोज बढ़ा रहा था। तो एक डायबिटीज लाइक स्टेट कॉज करता है कौन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये आपको इतने 3 पॉइंट याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के लिए। देन उसके बाद प्रोटीन में देखें तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करा रहा है, अमीनो एसिड का मोबिलाइजेशन करा रहा है पेरीफेरी से लिवर में। तो इसके कारण क्या होगा, पेरीफेरी में ब्रेक डाउन हो रहा है प्रोटीन, अमीनो एसिड का मोबिलाइजेशन हो रहा है तो मसल वेस्टिंग हो जाएगी, लिम्फोलाइसिस, थिनिंग, स्किन थिनिंग होगा। साथ में लॉस ऑफ बोन ऑस्टियोइड कराता है ये, क्यों जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो ऑस्टियोइड मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसका क्या करा रहा है, लॉस करा रहा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो अब आप देखो कि प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत ज़्यादा, अमीनो एसिड का भी कुछ अमीनो एसिड जो है वो यूरिया प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इसके कारण एक्सेस यूरिया प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट याद रखना है। देन उसके बाद याद रखिएगा कि जिन एनिमल में एड्रिनल ग्लैंड का क्या कर दिया गया है, को रिमूव कर दिया गया है, उनमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन, अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो है नहीं कि ग्लाइकोजन के डिपोजिशन को मेंटेन रखे, तो अब कहीं से तो पर्सन को वो एनर्जी चाहिए ना, तो वो ग्लाइकोजन का क्या हो जाता है, रैपिड डिप्लीशन हो जाता है जिनमें एड्रिनल ग्लैंड नहीं होती है, और नया ग्लाइकोजन नहीं बन पाएगा क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं है, तो ग्लूकोनियोजेंसिस भी नहीं होगा, तो इस कारण से सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाती है। देन यूरिक एसिड एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। तो इतना सारा समझ में आ गया। अब याद कितना रखना है, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या याद रखना है, 3 बातें, ग्लाइकोजन बढ़ा रहा है, ग्लूकोनियोजेंसिस करा के ग्लूकोज भी बढ़ा रहा है, ठीक है। और ग्लूकोनियोजेंसिस करा रहा है, कहाँ से करा रहा है, जो पेरीफेरी के अमीनो एसिड और प्रोटीन है उनसे यूज़ करके ग्लूकोनियोजेंसिस हो रहा है, ठीक है। तो इसके कारण अब ये बातें आएंगी दिमाग में, तो ये याद आएगा, मसल वेस्टिंग होगा, लिम्फोलाइसिस, स्किन थिनिंग होगा, लॉस ऑफ बोन ऑस्टियोइड होगा, ठीक है। देन उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, ये आप याद रख लेना कि यूरिया एक्सेस में प्रोड्यूस होने लगता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होने लगता है। ये तो जस्ट 2-1 फैक्ट हैं, आपको याद हो जाए तो ठीक है, समझने वाला इतना मेन बात आपको याद होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए। देन आ जाइए फैट में, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का इन्हेंस करता है। देखिए क्या होता है, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ये क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं CAMP इंड्यूस ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को, ठीक है। तो जो हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो डायरेक्ट ये चीज़ नहीं करता है, ये इनके थ्रू मतलब होने वाला ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं हम, इनहेंस करता है CAMP इंड्यूस ट्राइग्लिसराइड ब्रेकडाउन ट्रिगर्ड बाय ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, डन। देन उसके बाद देखिए एडिपोसाइट में ये 2 तरीके से काम करता है, कैसे, पेरीफेरल टिश्यूज में लाइक लिम्स एक्सट्रीमिटीज में अलग तरीके से वर्क करेगा और ट्रंकल या सेंट्रल एडिपोसाइट में अलग तरीके से वर्क करेगा। तो देखिए एंजाइम, अब देखिए क्या होता है, कैसे वर्क करता है, हाई कर दे, ये इंक्रीज कर देता है HSD1 एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए ये एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है कॉर्टिसोन को हाइड्रोकॉर्टिसोन में, हाइड्रोकॉर्टिसोन एक्टिव फॉर्म है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है। तो ये क्या कराएगा कि ग्रोथ हार्मोन एड्रेनलिन इंड्यूस्ड लाइपोलाइसिस की सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन एड्रेनलिन इंड्यूस्ड लाइपोलाइसिस इंक्रीज करा देता है, और इसके अलावा ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को लोग डिक्रीज कर देता है। तो ओवरऑल क्या याद रखना है हमें कि ये लाइपोलाइसिस इंक्रीज करता है पेरीफेरल एडिपोसाइट्स में, ठीक है। देन इसके कारण क्या होगा, लाइपोलाइसिस प्रीडोमिनेट होगा तो फैट लॉस होगा एक्सट्रीमिटीज में, इसके कारण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के कारण। देन उसके बाद ट्रंकल या सेंट्रल एडिपोसाइट में क्या होता है, फेस, नेक, शोल्डर, इनमें क्या करता है, डिक्रीज करता है ये 11-BHSD1 एंजाइम को, तो इसके कारण हाइड्रोकॉर्टिसोन कम बनेगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन कम बनेगा तो क्या कहना है, लिपोलाइसिस क्या होगा, कम होगा,
तो उल्टा क्या हो जाएगा, लाइपोजेनेसिस प्रीडोमिनेट कर जाएगा। और ट्रंकल एरिया पे कहाँ, तो इसके कारण मून फेस होगा, बफेलो हम्प होगा, फिश माउथ अपीयरेंस ये होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या कि पेरीफेरी में लाइपोलाइसिस करा रहा है, इसके कारण थिन एक्सट्रीमिटीज हो जाएंगी। और ट्रंकल एरिया में सेंट्रल ओबेसिटी करा रहा है, मतलब मून फेस, बफेलो हम्प, फिश माउथ अपीयरेंस ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस एंजाइम को एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा था। तो ये मेन बातें आपको याद रखनी है। देन उसके बाद देखते हैं कि कैल्शियम में और वाटर एक्सक्रीशन, इन दोनों को और देखते हैं हम कि ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इसको डिक्रीज कर देता है, रीनल एक्सक्रीशन कैल्शियम का इंक्रीज कर देता है, और ऑस्टियोइड मैट्रिक्स को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो अब देखिए ओवरऑल इन तीनों से क्या हो रहा है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, रीनल से एक्सक्रीट हो जाएगा ज़्यादा तो ओवरऑल कैल्शियम डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस होगा, और इस कारण से बोन काहे की बनी होती है कैल्शियम की, तो वो स्पॉन्जी बोन होंगी, मेनली वर्टिब्रा, रिब्स और पेल्विस की, ठीक है। तो ये हो गया कैल्शियम। देन उसके बाद वाटर एक्सक्रीशन में तो मेंटेन करता है नॉर्मल जीएफआर को, ठीक है। और लेकिन ये जो जीएफआर नॉर्मल है वो इंडिपेंडेंट है सोडियम ट्रांसपोर्ट से, ठीक है ना, वाटर का से जो जीएफआर मेंटेन रहता है वो चीज़। तो अब अगर एड्रीनल इनसफिशिएंसी है किसी पर्सन को, ठीक है, और उसने क्या कर लिया, फ्लूइड ओवरलोड मतलब आईवी इन्फ्यूजन ले लिया, तो उसके कारण एड्रीनल इनसफिशिएंसी है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ही नहीं, ठीक है, तो जीएफआर मेंटेन नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो जो फ्लूइड ओवरलोड हुआ है आईवी के थ्रू, तो इस कारण से वाटर इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बॉडी में एडिमा हो जाएगा, तो इस कारण से वाटर इंटॉक्सिकेशन का रिस्क होता है जिनमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है और वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी ले रहे हों, तो सॉरी जिनमें एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है और अगर वो आईवी इन्फ्यूज़न ले तो उनमें ये वाटर इंटॉक्सिकेशन होने का रिस्क होता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि वाटर के एक्सक्रीशन में बहुत बड़ा रोल होता है किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, ठीक है। देन उसके बाद सीवीएस में क्या होता है देखिए, तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है कैपिलरी परमिएबिलिटी को और मेंटेन करता है आर्टेरियोलर टोन को और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा कि हाइपरटेंशन, प्रेसिपिटेशन करा सकता है, इनसफिशिएंसी में कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, अगर मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की इनसफिशिएंसी हुई तो कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, वेजोडाइलेशन एक्सेस में हो सकता है, हाइपोवॉलेमिया हो सकता है। तो ये वर्क करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीवीएस में। स्केलेटल मसल में क्या करता है कि स्केलेटल मसल में एक ऑप्टिमम लेवल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मैंडेटरी है, मतलब अगर डिक्रीज हो गया कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हाइपोकॉर्टिज्म हो गया तो इसके कारण वीकनेस हो जाएगी, और अगर इंक्रीज हो गया तो इसके कारण हाइपोकैलेमिक वीकनेस होगी और मायोपैथी हो जाएगी। तो ये हो गया। देन सीएनएस में ये मेंटेन करता है सेंसरी परसेप्शन को और एक्साइटेबिलिटी को, थोड़ा सा यूफोरिया हो सकता है, माइल्ड यूफोरिया, इंसोमिनिया, हाइपोमेनिया और डिप्रेशन, ये चीज़ें हो सकती हैं सीएनएस इफेक्ट, ठीक है। हाई डोज में क्या करता है ये सीजर थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कर देता है, तो सीजर थ्रेशोल्ड को डिक्रीज कर देता है और इसके कारण बहुत क्या हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। स्टमक में ये क्या करता है, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन को इंक्रीज कर देता है, तो इसके कारण पेप्टिक अल्सर एग्रीवेट हो सकते हैं जो कि एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है। तो मतलब इसके कारण परफोरेशन का रिस्क रहता है बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद फीटल लंग में ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मैच्योरेशन कराता है इन्फेंट में, स्टिमुलेट करता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को। तो ये आपको इतने सारे, बहुत बड़ा रोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन में देखा हमने कि ये तीन आपने देखा, तो ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोजन बढ़ा रहा था और ग्लूकोज बढ़ा रहा था, देन हाइपरग्लाइसीमिया लाइक कंडीशन कर रहा था, प्रोटीन का ब्रेक डाउन और अमाइनो एसिड का ब्रेक डाउन कर रहा था, तो थिनिंग ऑफ लिम्ब एक्सट्रीमिटीज हो रही थी। देन उसके बाद ट्राइग्लिसराइड का ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस इन्हेंस कर रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीफेरी में लाइपोलाइसिस और ट्रंकल एरिया में लाइपोजेनेसिस करा रहा था, ठीक है। देन उसके बाद हमने कैल्शियम में देखा, उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर रहा था, वाटर एक्सक्रीशन इंक्रीज करता है, सीवीएस में कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है और इसलिए परमिसिव होता है एड्रिनलिन और एंजियोटेंसिन के लिए।
स्केलेटल मसल में ये मैंडेटरी होता है ऑप्टिमम लेवल, वरना ये साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है। CNS में माइल्ड यूफोरिया, इंसोम्निया, हाइपोमेनिया कॉज कराता है और मेंटेन करता है सेंसरी परसेप्शन। स्टमक में गैस्ट्रिक और एसिड और पेप्सिन को इंक्रीज करता है और फीटल लंग में पल्मोनरी सर्फेक्टेंट को के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो मैच्यूरेशन और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मैच्यूरेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब आ जाइए कि लिम्फॉइड टिश्यू में क्या वर्क करता है। तो लिम्फॉइड में लिम्फॉइड सेल्स का लाइसिस करेगा मतलब टी सेल का डिस्ट्रॉय और बी सेल का डिस्ट्रक्शन कराता है, ज़्यादातर टी सेल का कराता है। ठीक है, तो जो लिम्फोमा होते हैं उनमें जो लाइटिक रिस्पॉन्स देता है मैलिग्नेंट लिम्फोसाइटिक सेल्स, क्योंकि मैलिग्नेंट लिम्फोसाइटिक सेल हो जाती हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड उनके लिए उन लिम्फोमा की डिजीज़ में यूज़फुल है। देन ब्लड काउंटिंग जो है वो शिफ्ट हो जाएगी ना। अब देखो, अब ये सब डिक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज हो जाएगा RBC, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल, और वहीं डिक्रीज मिलेगा लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, बेसोफिल। ठीक है, तो ये हो गया। देन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है, ये सप्रेस करता है रेडनेस, हीट, मतलब आपने पढ़ा ना इन्फ्लेमेशन के स्टेप्स, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग, पेन, कैपिलरी परफोरेशन, ये सबको क्या करता है, सप्रेस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। और इसके अलावा क्या करता है, ये कोलेजन डिपोजिशन, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी और स्कारिंग। आपने पढ़ा होगा कि इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है, हीलिंग होता है, तो उसमें भी वर्क करता है। कोलेजन का डिपोजिशन कराएगा, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी कराएगा और स्कार प्रोड्यूस कराएगा। तो ये इसके इफेक्ट्स हो गए। और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है ये पैलिएटिव मतलब कि ये डिजीज़ को, मतलब कॉज को नहीं क्योर कर रहा है, ये बस प्रोग्रेशन को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो अभी हमने यहाँ जो इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है उसको जो सप्रेस कर रहा था, तो सप्रेस करने का रीज़न ये नहीं था कि उसने जो कॉज था उसको ठीक कर दिया, नहीं, ये बस उसके प्रोग्रेशन को डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इतनी बात हो गई। देन ये क्या करता है, ये इनडायरेक्ट फॉस्फोलाइपेज A2 का इनहिबिशन करता है। ठीक है, अब इसका इनहिबिशन हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज हो जाएंगे, ल्यूकोट्राइन डिक्रीज हो जाएंगे, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। तो यही सब तो इन्वॉल्व होते थे इन्फ्लेमेशन में, तो इस कारण से इस तरीके से ही वर्क करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट शो करता है। तो एक तो लिम्फॉइड टिश्यू में ये लिम्फोलाइसिस भी करा रहा था, तो इम्यून सिस्टम को डिप्रेस कर रहा था, और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी शो करता है बाय इनहिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम। हाँ, इनहिबिशन। देन उसके बाद अब देखिए कि अब क्या होता है कि जो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी इम्यूनिटी इफेक्ट शो कर रहा था उससे कुछ दिक्कत है क्या, कि इम्पेयर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग होगी, तो इसके कारण सीवियर इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसके अलावा अभी हमने देखा कि पेप्टिक अल्सर जो है वो परफोरेट हो सकते हैं सिम्टोमेटिकली, और इंटरफेयर करता है हीलिंग और स्कारिंग से, तो इसके कारण अनचेक्ड स्कार फॉर्मेशन हो सकता है अगर हमने इसको अनचेक्ड छोड़ दिया तो। देन उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंसी सप्रेशन, मतलब ये इंटरप्ट करता है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन को। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा कि ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या कर रहा था, सप्रेस कर रहा था। तो ये तो एक बेनिफिट है कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में दे सकते हैं और ऑटो इम्यूनिटी में भी दे सकते हैं। देन उसके बाद ये ब्लॉक करता है इंटरल्यूकिन 1 के रिलीज को और फ्रॉम मैक्रोफेजेस एंड इंटरल्यूकिन 2 को, तो इसके कारण ये टी सेल का प्रोलिफरेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे हमने साइड इफेक्ट शो होंगे, ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी है डिजीज़ के लिए और हार्मफुल भी है। ठीक है, तो ये इसके जो एक्शन थे ये उसके कुछ क्या कहना चाहिए, बेनिफिट और उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया। तो देखिए, अब ये हमने बात कर ली ओवरऑल इसके एक्शंस की। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्यूलर मैकेनिज्म की, मतलब सेल के लेवल पर ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये लाइपोफिलिक स्टेरॉइड है, इजीली पेनिट्रेट कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को, बाइंड करता है साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, मतलब साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये रिसेप्टर, तो इनसे बाइंड करता है। अब बाइंड होता है तो इन रिसेप्टर में क्या आता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद ये माइग्रेट करते हैं न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियर माइग्रेशन होता है, वहाँ जाकर बाइंड करते हैं ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एलिमेंट जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमैटिन में, तो इससे बाइंड होते हैं, तो ये को एक्टिवेटर या फिर को रिप्रेसर को मॉड्यूलेट करते हैं।
अब वो कोरिप्रेसर और कोएक्टिवेटर ये क्या करते हैं, अल्टर करते हैं mRNA के ट्रांसक्रिप्शन को, मतलब ये रेगुलेट करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को। तो सपोज कोएक्टिवेटर एक्टिव आया तो उसने प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, इसके कारण क्या होगा, लाइपोकॉर्टिन 1 ये प्रोटीन सिंथेसाइज होगा और ये क्या कराएगा, फॉस्फोलाइपेज A2, प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन इनको इनहिबिट कराएगा। तो अभी आप देख रहे थे कि हम इसके मगर एक्शन में देख रहे थे, तो एक्शन जो आ रहा था वो उसका मॉलिक्यूलर लेवल क्या था, वो ये था। ठीक है, तो इस तरीके से कौन वर्क करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड।